आज की इस एफबी लाइव सभा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। यह एफबी लाइव कार्यक्रम धर्म संस्थापक संघ के सौजन्य से श्री गुरुदेव का संबोधन हम लोगों को प्राप्त होता है इसमें। और हम सभी लोग जानते हैं कि न्याय की समझ, धर्म की समझ ही क्रांति है, और इसीलिए हम लोग इस एफबी लाइव कार्यक्रम में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से श्री गुरु जी से अनेक प्रश्न किया करते हैं और उसका जवाब लोग लिया करते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए आज से ये एफबी लाइव कार्यक्रम आधे घंटे का कर दिया गया है। गुरुजी शशांक जी ने प्रश्न किया है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या है? पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में जैसा चल रहा है, और थोड़े दिन पहले श्रीलंका में जो स्थिति थी कि वस्तुओं के रेट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको खरीद पाना भी मुश्किल होता है। एक बात, और दूसरी बात ये कि सरकारें यहां तक कह देती हैं कि खजाना खाली है और कर्मचारियों को वेतन तक दे पाने में वो असमर्थ अपने आप को बताती हैं। तो इसके पीछे मतलब क्या कारण है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और इस स्थिति से निपटने का क्या तरीका है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए। और उसके बाद में प्रीति जी ने एक प्रश्न किया है, जो इस प्रश्न के उत्तर के बाद में आपके सामने। देखिए, जो आर्थिक स्थिति किसी देश की खराब हो जाती है, अचानक महंगाई का दौर आ जाता है, जनता को छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध हो पाना मुश्किल हो जाता है। बाजार से खरीद के घर ले जाना, उपभोग्य वस्तुओं को जुटा पाना कठिन हो जाता है। ये अक्सर कई जगहों पे देखने में आता है कि कब्जे वाले तो इसे लोग महंगाई का दौर समझते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं, और ये बहुत विचार का विषय है। इसको लोग ठीक से समझें तो पूरा ये एक षड्यंत्र है एक्चुअली। जब आप लोग इसे समझेंगे तो बहुत ये हंसने योग्य भी है कि सामान्य जनता को किस कदर फंसा के रखा जाता है और उनको समझने ही नहीं दिया जाता कि वस्तु स्थिति क्या है और ये सब चीजें क्या चल रही हैं। महंगाई का दौर अचानक टूट पड़ता है। 20 रुपए किलो जो खान पान की चीजें हैं, सब्जियां हैं, कोई गेहूं चावल है, वो सब सैकड़ों या हजारों में पहुंच जाता है। तो लोगों के पास इतना पैसा कहां रहेगा? वो तो जिसकी जो इनकम थी उतनी ही रहती है। अब उतनी ही इनकम में इन चीजों को खरीदना कितना कठिन काम हो जाएगा। तो कई कई गुना रेट्स बढ़ जाते हैं बाजार में, और अचानक ऐसा होता है और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। धीरे धीरे होता ही एक क्रमबद्ध तरीके से है, लेकिन सडन जब उसकी रफ्तार बढ़ जाती है तब लोगों का ध्यान जाता है। चलिए, लंबे समय से रहा होता है। धीरे धीरे खिसकते एक समय ऐसा आता है कि धराशायी हो जाती है अर्थव्यवस्था पूरे राष्ट्र की। अब इसमें सवाल यह है कि इस दशा का कारण क्या है, ऐसा हो कैसे जाता है, ये समझ लें। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करती है। मौद्रिक नीति यदि सरकार स्वतंत्र रखे, न्याय संगत रखे, तो ये समस्या नहीं आएगी।
अब इसमें मौद्रिक नीति में गड़बड़ी क्या उत्पन्न होती है? जैसे पीछे हमने चर्चा किया था कि मुद्रा जारी करने का एक सिद्धांत है, वो एक संतुलित प्रणाली के तहत वो जारी होती रहती है, तो समाज में कोई समस्या नहीं आती। मौद्रिक असंतुलन तब उत्पन्न होता है जबकि बाजार में जो जिसकी एवज में मुद्रा जारी होनी वो ठोस आर्थिक संपत्तियों के एवज में के विकल्प में जारी होती है। अब जो मुद्रा जारी की जा रही है वो यदि बोझिल हो तो लोग उसे बहुत कम प्राप्त कर पाएंगे। बाजार में पूंजी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। पूंजी का संकट उत्पन्न होने से लोगों की जो उत्पादन की क्षमता है वो अनुपयोगी हो जाएगी, क्योंकि पूंजी से उद्यम लगने। बाजार में अगर मुद्रा जारी करते समय सरकार ने हैवी रेपो रेट लगा दिया तो रेपो रेट के साथ साथ वो बैंकों को जारी करते हैं, तो रेपो रेट लगाने के साथ ही बैंकों द्वारा फिर इसमें एक और इंटरेस्ट जुड़ता है। तो अगर 6%, 7%, 8%, 8.5%, 9%, अगर सरकार ने इतने परसेंट पे पहले ही रेपो रेट लगा दिया, फिर बैंकों ने जो प्राप्त किया उस पर और अपना रेट लगा दिया, जनरल इंटरेस्ट रेट उनका बैंकों का कमर्शियल जो है, तो ये लगभग दुगना हो गया। जितना उन्होंने लगाया लगभग उतना ही ये लोग भी लगा देते हैं, सामान्य जो कमर्शियल बैंक। तो एक तो सरकार रेपो रेट लगा देती, दूसरी जनता को नहीं देती वो लिक्विडिटी। तो वो बैंक को गई पहले मुद्रा जारी होकर, फिर उसके बाद बैंकों ने उसको बाजार में आम जनता को जारी किया। तो दो चीजें हो गई, एक रेपो रेट का बर्डन और दूसरा बैंक इंटरेस्ट का बर्डन कमर्शियल बैंकों का। तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों मिलाकर के लगभग आप ये समझिए कि 10 से 15% और कहो और ज्यादा हो जाए। तो जब 10 से 15% पूंजी पर पहले ही बाहर चढ़ गया तो किसी ने पूंजी ली, उद्यम शुरू किया। उद्यम में अक्सर करके साल 2 साल तो कोई लाभ की स्थिति ही नहीं रहती। जब भी आप कोई उद्यम लगाइए तो शुरू में ही आप बहुत ज्यादा उससे आपको लाभ होने लगेगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं रहता प्राय स्टेब्लिश होने के बाद ही। तो साल 2 साल तो वैसे भी उसमें बर्डन, मानसिक तनाव कि कुछ इनकम नहीं होगी, ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 10 या 15% का उसके ऊपर बर्डन आएगा उन दोनों बैंकों का मिला के, उसकी तो लायबिलिटी पहले ही बन गई। बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये बात की बात है। तो ये उद्यम का लगाया जाना, स्टार्टअप्स जो हैं वो नीचे गिरे, उनका रेट जो नीचे गिरेगा, लगाने की जो दर है वो नीचे गिरेगी, तो उत्साह घटेगा, उद्यमिता के प्रति उत्साह घटेगा, लोग उद्यम लगाने से डरेंगे। अब इससे क्या होगा कि बाजार में अगर उद्यम नहीं लगेंगे तो इन ऑल किसी राष्ट्र का उत्पादन गिरेगा। जब उद्यम ही नहीं होंगे तो उत्पादन उद्यमों से होता है, तो उत्पादन गिरेगा। अब जो बाजार में खपत है, उसकी मांग है उत्पादन की, वो पूरी कैसे होगी? तो पूरी करने के लिए आप विदेश से आयात करेंगे कुछ, और यहां क्या होगा, जो बड़े पूंजीपति हैं जिनकी अपनी निजी पूंजी है वो उद्यम लगाएंगे केवल, अब बाकी पूंजी लेके उद्यम लगाने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। तो ये जो बाजार में रेट एकदम
बढ़ जाएगा वस्तुओं का, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, मांग उतनी है, पूर्ति कम हो गई, उत्पादन कम हो रहा है, तो बेचने वाले कम है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, रेट बढ़ जाएगा। और जब वस्तुओं का रेट बढ़ जाएगा तो आप उसे आयात करने की कोशिश करेंगे। अगर आयात नहीं करेंगे तो अपने यहां बढ़ा हुआ रेट यहां के पूंजीपति कहो सैकड़ों गुना ज्यादा प्रॉफिट लेके बेचने लगे, मोनोपोली अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो रेपो रेट लगाने का उद्देश्य अपने यहां के पूंजीपतियों की मोनोपोली पैदा करना, एकाधिकार। और एकाधिकारी अर्थव्यवस्था में रेट्स वैसे ही बहुत ऊंचे हो जाते हैं क्योंकि कोई कंपटीटर नहीं रहता, तो अपनी मर्जी का बेच रहे होते हैं वो। दूसरी कोई दुकान ही नहीं बगल में जो उनका दूसरे का माल बेचे। तो जब दूसरा कोई सप्लायर नहीं है, ये जो पूंजीपति सेठ हैं चंद, यही अच्छा इनका हित देखते हुए कोई नेता क्यों नीति बनाएगा? तो ये उन नेताओं को सेट कर लेते हैं, राजनीतिक पार्टियों को सेट कर लेते हैं। जितने कारपोरेट जगत के सेठ पूंजीपति वर्ग हैं, ये क्या करते हैं, उनको चंदा देते हैं उन पार्टियों को। अब आप देख लीजिए, राजनीतिक दल जो भी सत्ता में है, उनके चंदे की स्थिति जंचवा लीजिए, देखिए तो बड़े बड़े फंड होंगे उनके पास। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये जो उनसे चंदा लिए हुए हैं कारपोरेट जगत से, तो उनके अनुकूल पॉलिसी बनाएंगे तभी वो चंदा देंगे। ये भी अंडरस्टूड है बात, ये कोई भी समझदार इसे भांप सकता है। तो एक तो उन्होंने रेपो रेट लगा के पूंजी की शॉर्टेज उत्पन्न करवाई ताकि इनकी अपनी पूंजी का वैल्यू बढ़ जाए। तो अपनी पूंजी का वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा कि जो भी पूंजी है उससे वो उद्यम लगाएंगे और बाहर कोई दूसरा लगा नहीं पाएगा, तो वो लेबर बन के इनकी फैक्ट्री में आएगा, तो सस्ता लेबर मिलेगा, तो लोगों की इनकम गिरेगी। जितना श्रमिक वर्ग है उसकी इनकम, मजदूरी की दर गिर जाएगी। क्यों? उद्यम नहीं लगा रहे हैं तो मजदूरों की श्रृंखला में खड़े हैं, नौकरी के लिए आवेदन किए बैठे हैं क्योंकि अपना उद्यम लगा नहीं सकते, पूंजी वहां से मिल नहीं रही है, रेपो रेट हाई है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो वो लगाएंगे भी तो इनके कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे, तो वैसे भी माइनस में चले जाएंगे, उद्यम बंद होगा, अब बंद होगा तो इन्हीं को बेचना पड़ेगा, तो पूंजीपति के पास ही सरेंडर हो जाएगी उनकी उद्यमिता। तो जो कर्जा लिए हैं वो भी इन्हीं की तरफ मशीनें खरीदने के बाद यहीं शिफ्ट होना है, बिकना है उनको, बर्बाद होना है। तो पूंजीपति ये सारा खेल करता है और उनको नेताओं को सेटिंग कर लेता है। राजनीतिक दल इनके अनुसार ही चलते हैं, इनके चंदे से ही वो हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हर पार्टी का देख लीजिए चंदा कहां से आता है, क्या वो गरीब लोग दे रहे हैं चंदा? गरीबों के पास पैसे नहीं तो चंदा कहां से देंगे? तो वहां पर आप देख लीजिए कि चंदा उनके पास पहुंचता कैसे है। अब बस आप समझ जाइए कि रेपो रेट क्यों लगता है। इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ चला जाता है। फिर ये क्या करते हैं, जब महंगाई बहुत बढ़ने लगती है तो ये आयात करने की कोशिश करते हैं। यहां का पूंजीपति ज्यादा लूटने लगा तो वो आयात करने की कोशिश करते हैं, वहां से आयात करके थोड़ा सा बाजार में उतारते हैं। तो जब ये आयात करते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है। फोकट में बाहर से माल तो आएगा नहीं, फ्री में कौन देगा? आयात आपको मुफ्त में तो मिलेगा नहीं। जो भी बाहर से आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो कैसे आएगा? आपको विदेशी जिस देश का आप आयात करेंगे माल, उसको आप उसी की मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा, वो आपकी मुद्रा लेगा नहीं। अब विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसी से आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब विदेशी मुद्रा भंडार जो आपके पास है वो आपका उधर पेमेंट में चला जाता है, तो वो विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगता है, आप कंगाल होने लगते हैं, सरकार के पास पैसे का अभाव होने लगता है, सब माल आयात में खर्च हो गया। अब विदेशों से जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं वो आप खरीद नहीं पाएंगे, जैसे मशीनें खरीदना, कोई बड़ी चीजें जिससे डेवलपमेंट होता हो, नई टेक्नोलॉजी लाना, ये सब नहीं ला पाएंगे। आप क्या खरीदेंगे? गेहूं चावल, जरूरत की चीजें हैं। क्यों? उसी की कंगाली पड़ी जा रही है, तो आप वो खरीदने में लग जाएंगे, तो आपके देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा।
तो केवल महंगाई ही नहीं बढ़ती, आर्थिक विकास भी इनका डाउन होता है इस बदमाशी से। रेपो रेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है आर्थिक विकास की दर नीचे आती है, गिरती जाएगी। और रेपो रेट आप खत्म कर दीजिए, आर्थिक विकास आसमान। तो वो लोग आर्थिक विकास की बात करते रहते हैं और करते विनाश रहते हैं। तो जब आप इस पे ध्यान देंगे तो बड़ा अजीब लगेगा कि अब देश में उत्पादन कम हो गया, और जब देश में उत्पादन कम हो गया, उद्यमिता गिर गई, तो नेचुरली वस्तुओं का मांग बढ़ जाएगा। वस्तुएं तो जितनी मांग थी उतने में ही वो बढ़ी हुई अनुभव होगी। अब क्या होगा, अपने आप चीजें महंगी होने लग जाएंगी। यहां उत्पादन हो नहीं रहा है, विदेश से लाने के लिए मुद्रा भंडार खाली हो गया विदेशी, तो एडजस्ट कैसे होगा। अपने यहां जब उत्पादन होता है तो ये वाला माल निर्यात होता है, कुछ अपने यहां यूज हुआ, कुछ निर्यात कर दिया, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, उद्यमिता ज्यादा बढ़ी चढ़ी है। चीन का माल बटा पड़ा है पूरी दुनिया में, उन्होंने रेपो रेट गिरा दिया। जब से रेपो रेट गिराया तमाशा मच गया, इन्होंने रेपो रेट बढ़ाया। अभी देखिए आप, पीछे 1-2 महीने के अंदर ही 6 बार रेपो रेट बढ़ा दिया भारत लगातार। तो भारत की भी दुर्दशा हो सकती है, अर्थव्यवस्था नीचे जा सकती है। पाकिस्तान की दुर्दशा इसी वजह से हुई, श्रीलंका की दुर्दशा इसी वजह से हुई, दुनिया के जितने राष्ट्रों की दुर्दशा हुई है वो सब इसी वजह से हुई कि इनके परिश्रम को आज जो ये कर रहे हैं उसको इनकैश करके पहले खा गए, और साथ में विदेशों से कर्जा लेकर के फिर उसमें डाले विदेशी मुद्रा भंडार, तो उनको फिर ब्याज दोगे। अब ब्याज कौन चुकाएगा, यहीं का नागरिक। तो इसका मतलब यह है कि जब आप कर्ज ले रहे होते हैं तो आप इनके भविष्य के श्रम को भी बेच के खा जाते हैं। अभी जो है वो तो खा ही रहे हैं, साथ में आप इनके फ्यूचर के श्रम को भी लोन ले ले करके और उसको खत्म करवा रहे हैं। अब जो कल ये कमाएंगे वो भी लोन के ब्याज में जाएगा। ये पूरी लंबी गणित है, इसे समझने की जरूरत है, और ये गंभीर विषय है। सभी देश इस बदमाशी में लगे हुए हैं, अधिकांश, और जो जो इसमें लगा हुआ है वो तबाही की तरफ आज नहीं तो कल पहुंचेगा। इस गंदे खेल में जितने भी कंट्री लगे हुए हैं या उनकी सरकारें लगी हुई हैं वो निश्चित रूप से तबाही की तरफ जाएंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है। अब आप देखिए, यदि रेपो रेट हट गया, पूंजी उपलब्ध होने लगेगी, उद्यम लगने लग जाएंगे, मोनोपोली अपने देश के सेठों की खत्म हो जाएगी, उनको नॉर्मल रेट पे बाजार में देना पड़ेगा, और ये जो उत्पादन हो रहा है ये उनके कंपटीशन में लोगों को सामान्य दर पे उपलब्ध होने लग जाएगा। तब इसका क्या प्रभाव होगा, आपको आयात कम करना पड़ेगा, साथ में यहां जो एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा है उद्यमिता लगने की वजह से वो बाहर निर्यात में जाने लग जाएगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। एक क्रम से देखिए, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, आपको आयात कम करना, आयात की आपको जरूरत ही नहीं रह जाएगी, बल्कि एक्स्ट्रा निर्यात होने लगेगा। उद्यमिता बढ़ रही है क्योंकि पूंजी मिल रही है आम जनता। रेपो रेट खत्म। अब देखिए, अगर रेपो रेट हटा के डायरेक्ट पूंजी लोगों को मिलने लग जाए तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब वो सोचते हैं कि विदेश से कर्जा लेके मुद्रा भंडार बढ़ा लेंगे और फिर उसके बाद ये मदद या सहायता या कर्जा वो ढूंढ रहे हैं, आईएमएफ से ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान वाले। अभी कोई चीन मदद कर रहा है, वो पैसा फिर विदेशी मुद्रा बना, फिर थोड़ा आयात कर लेंगे, फिर खिंच जाएगा 4-6 महीना 10 महीना, फिर रोने लगेंगे तो फिर किसी से कटोरा लेके बैठेंगे अगले साल। यही करते रहते हैं। अब आप इसको देखिए, अपने देश का रेपो रेट ये गिराते नहीं, क्यों? इनके सबकी जेब में रेपो रेट बढ़ाने से जितने भी पूंजीपति या संपत्तिवान लोग हैं उनकी सब संपत्तियों का मूल्य रेपो रेट से ही बढ़ता है। जैसे मकान पर किराया
दुकान पर किराया, फैक्ट्री में सस्ता श्रमिक, तो वो भी इनकम ही है, लाभ बढ़ेगा। सस्ता श्रमिक मिलेगा, पेमेंट कम करोगे तो लाभ आपका ज्यादा, वो सब पैसा जो बचेगा वो लाभ में दिखाओ। और नीचे मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग सब गरीब होता चला जाएगा। तो श्रम करने वाला भूखों मरता है इसीलिए, और श्रम ना करने वाले सब ठाट बाट से रहते हैं। ये पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, भारत में भी है, दूसरे तमाम देशों में भी है। और उन सभी देशों में जहां जहां आर्थिक विकास हो गया है वहां पर केवल रेपो रेट ही गिराएगी। आप पूरा इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, आप आश्चर्यचकित होंगे। आज भी जो बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं उनके यहां रेपो रेट गिरी हुई। तो ये जानबूझ के ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवानी लीला है, ईश्वरी कोप है या प्रकृति का, ऐसा नहीं है, ये सोचा समझा है। अब आप लोग इतने विश्लेषण में, चूंकि आम जनता इकोनॉमिक्स के नहीं जा सकती, हम लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं, तो हम लोगों को पता है। अब वो फर्जी जो पीएचडी होल्डर्स हैं इकोनॉमिक्स के, कर करके बैठे और इकोनॉमिस्ट बने बैठे रहते हैं, वो दरअसल बहुत ही फ्रॉड सारा उन्हीं के द्वारा रचा जाता है। आपने शिक्षा दे दी लोगों को, लेकिन उनके इमोशनल डेवलपमेंट का प्रबंध नहीं किया, तो वो संवेदनशील नहीं है, कठोर हो गए। तो वो जो आईक्यू वाले जितने बंदे हैं वो सब यही धंधा करते रहते हैं रातों दिन, फर्जी बाड़ा, फर्जी पॉलिसीज, फर्जी कानून, फर्जी नियम, अब वो लोगों के लिए दुखद हो जाते हैं। तो शायद आपको समझ में आया हो, और डिटेल में फिर इस पर कभी बात करेंगे। और इतना हिंट भी इसके लिए काफी है कि आपको स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है। ठीक है, दूसरा कोई आप प्रश्न? धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न प्रीति जी की ओर से है गुरु जी। उन्होंने जानना चाहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के गरीब परिवारों को आवास देने की बात कही गई है। 25 जून 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और 2022 तक सभी को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार आवास प्रदान करने की बात कही गई, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें प्रत्येक नागरिक की क्रय शक्ति जो कहा गया है उससे क्या तात्पर्य है, और न्याय धर्म सभा की जो न्यायशील आश्रय योजना है उसका इससे किस तरह से मतलब विभिन्नता है? ठीक बात है। ये पहले तो इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि जो सरकार की आवासीय योजना जो गरीबों को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार वितरित किया जाना है, ऐसी कोई सरकार की आवासीय योजना उत्तराखंड में और या नेशनल लेवल पे भी हो सकती है कोई, वो आवाज ध्यान रखें इसमें टर्मिनल। इसमें ये पूछा जा रहा है आपके द्वारा कि अपनी न्याय धर्म सभा की जो आश्रय योजना है उसका क्या इससे कोई संबंध है? तो यहां ये समझ लें कि आश्रय योजना का इस योजना से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये चीज ही दूसरी। सरकारी आवासीय योजना वो गरीबों के लिए बात की जा रही है। गरीब माने आम जनता के लिए। गरीब का मतलब होता है कि आम जो जनता है, और देश में गरीबी तो वास्तव में 80% से ज्यादा लोगों के पास, तो सब आम जनता के लिए ही जो देने की बात कही जा रही है उनके लिए। आश्रय योजना का संबंध किसी गरीब या किसी आम जनता से नहीं है, बल्कि वो असमर्थों के लिए। असमर्थ का मतलब गरीब नहीं होता, असमर्थ का मतलब होता है जो कमाने में असमर्थ है, कमा ही नहीं सकता। जैसे किसी के हाथ खराब है, किसी के पैर खराब है, किसी की आंख खराब है, किसी को और कोई दिक्कत है, तो ऐसे जो लोग जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप हैं या उनको अगर किसी कोई एक्सीडेंटल कारणों से असमर्थ हो गया है, जो कमा नहीं सकता, बीमारी के कारण कोई असमर्थ हो गया है,
कोई नेचुरल पैदाइशी ही कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से वो अनफिट है, वो नहीं कर पा रहा है, असमर्थ। तो वो असमर्थों, अनाथों आदि की योजना वो के लिए हो सकती है, जो आश्रय योजना न्याय धर्म सभा की बात हो रही है। और जो सरकारी योजना की बात चल रही है वो आम नागरिकों के लिए बात चल रही है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर। आश्रय योजना गरीबों अथवा किसी उस आम जनता के लिए नहीं, बल्कि वो बेचारे जो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनके पास वो अपने से अर्न नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, अपना, और उसमें केवल आवास की बात नहीं चल रही है। आश्रय योजना उनकी पूरी जिंदगी की पटकथा लिखती है। वो कहती है कि उनका खाना पीना, रहना, कपड़ा, जीना, इलाज, चिकित्सा, खेल, मनोरंजन, आवासीय सुविधा भी। आश्रय योजना उन तमाम बातों से संबंधित है जो आम जीवन जीने के लिए किसी असमर्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भाई देखो, असमर्थ है वो, पैर उसका खराब है, हाथ खराब है, आंख खराब है, कोई किसी भी तरह से वो अपने आप को असमर्थ पा रहा है और कोई अर्न करके अपना जीवन चलाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए वो सभी चीजें रिक्वायर्ड हैं उसको, जीवन यापन के लिए, जैसे खाना पीना, जीना, रहना, आवास, चिकित्सा, खेल, मनोरंजन, सब उसको चाहिए। बीमार पड़ेगा ही, चिकित्सा चाहिए। तो आवासीय योजना का संबंध चिकित्सालय से कहां है? तो ये समझना पड़ेगा कि आश्रय योजना उन लोगों, असमर्थ जनों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके एक प्रकार से उनके सहयोग के लिए कि वो जीवन अच्छे से जी सकें, ये करुणापूर्ण योजना है। और सरकारी जो आवासीय योजना है वो सामान्य जनता के लिए, जन सामान्य के लिए, आम जनता के लिए। अब सरकारी जो आवासीय योजना है वो अपनी गलतियों को उस पर पर्दा डालने के लिए, ऐसा समझ लें। कोई आम जनता गरीब क्यों है? सवाल ये है। गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगार क्यों है? अभी हमने बताया कि वहां से जब रोजगार का जो साधन है वो सबसे जो मौलिक जो साधन है वो मुद्रा है। मौद्रिक पूंजी से आप खेती की जमीन खरीद सकते हो, आप खेती के ट्रैक्टर, कोई उपकरण खरीद सकते हो, आप दुकान बना सकते हो, आप होटल बना सकते हो, आप ऑफिस आप कोई भी अपनी फैक्ट्री डाल सकते हो। अगर पूंजी है तो आय के सभी स्रोत, आर्थिक सभी संसाधन आप अर्जित कर लेंगे और उसके जरिए आपका रोजगार प्रारंभ हो जाएगा। रोजगार अगर प्रारंभ हो सकता है तो आप बेरोजगार कैसे रहेंगे? अगर आप रोजगार स्टार्ट कर लिया, आपने कोई दुकान बनाई, जो दुकान खोल दिया, फैक्ट्री कोई खोल दिया, आपने कोई खेती की जमीन ले ली और खेती करने लग गए, आपने गाय भैंस खरीद ली और गाय भैंस पालने लग गए, आपने आटा चक्की खरीद के और आटा चक्की लगा लिया, तो आपका तो रोजगार प्रारंभ हो गया। और रोजगार अगर पर्याप्त मात्रा में है तो आप गरीब नहीं रह सकते। तो गरीबों को आवास देने की कहां जरूरत है? देखिए, आवास जो अपने आप से आवास बना नहीं सकता कमा के, उसके लिए आश्रय योजना का हिसाब वो ठीक है। तो ये आश्रय योजना जैसे उन समर्थों के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे समर्थ तो वैसे ही कमा लेगा, उसको रोजगार की जरूरत है, सक्षम को, वो तो सक्षम है काम करने में, तो उसको आवास क्यों दिया जा रहा है? सक्षम को भिखारी बनाने की योजना है ये तो, सरकारी आवासीय योजना। उसका आश्रय योजना तो बिल्कुल असमर्थों की बात करती है, अनाथों की बात करती है, जो बेचारे अर्न नहीं कर सकते उनकी बात करती है न्याय धर्म सभा की जो आश्रय योजना है। और उन लोगों की जो आवासीय योजना है वो एक षड्यंत्र मात्र है, अपनी गलती पर पर्दा डालने या मल पर चंदन छिड़क के और उसकी खुशबू लेने की चेष्टा है। आप नाली में चंदन छिड़क देंगे तो नाली के पास बैठेंगे तो बड़े आराम से आप उसकी खुशबू को अच्छा समझ के पिएंगे और नुकसान करेंगे।
क्यों? उसमें जो प्रदूषण है वो अंदर जा रहा है उस चंदन के छिड़काव से, और आसानी से आप ले सकेंगे उसको, तो कीटाणु अंदर जाएंगे। इससे अच्छा उसकी सफाई कर लो, चंदन मत छिड़को, यानी उसको रोजगार दे दो, वो खुद कमा के अपना घर बना लेगा, खुद कमा के अपना आटा लाएगा। अब आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसको 12,000 रुपए देके किसी को बाथरूम बनवा रहे हैं, 1,20,000 देके किसी का मकान बनवा रहे हैं, या किसी को अपने से ही मकान बना के उसको दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। ये योजना एक प्रकार से लोगों को भिखारी बनाने की योजना है, और इसे कोई भी, ये कोई आलोचना का विषय नहीं, इसे कोई भी समझ सकता है कि ये तो ऐसा ही है। कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो खुद ही से समझ जाएगा कि हाँ ये तो ऐसा ही है। लोग, समर्थ व्यक्ति को 12,000 का टॉयलेट क्यों? वो तो खुद ही उसको रोजगार दे दो, वो खुद अपना कमा के बना लेगा, टॉयलेट बना लेगा, और बेडरूम बाथरूम सब बन जाएंगे उसके। आप क्यों सोच रहे हैं? जो बेसिक नीड है वो उसका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे वहां पे जड़े हुए हैं ताले। अब मात्र रेपो रेट आप हटा दीजिए, एम्प्लॉयमेंट भी उसको मिल जाएगा, आपको देना भी नहीं। तो आप सबको आवास तक बना के देने के लिए तैयार हैं, टॉयलेट बना के देने के लिए तैयार हैं, मकान बना के 1,20 का देने के लिए तैयार हैं। 12,000 रुपए का, 12,000 की तो टोटी लोग लगा लेते हैं अपने घरों में, उसको पूरा टॉयलेट बनवा के। कितना ऊंचे दर्जे का टॉयलेट होगा भाई? 1,20 में कोई मकान बनता है? 12,000 में कोई टॉयलेट बनता है? अब ये 1,20,000 और 12,000 की परिकल्पना आती कहां से है और किसके लिए है? आप इसको सोचिए कि किस स्टेटस पे भिखारी बनाया जाता है और दरिद्रता की पराकाष्ठा में रखा जाता है। रोजगार रोके हो, गरीब हो गया है, अब गरीब की मदद करके उसका वोट लेना है, और हमेशा गरीब बनाए रखने के लिए ऐसी योजनाएं चलाते रहना है। तो ये अनंत काल तक आपको वो इसी फरेब में फंसाए रखते हैं, झंझट में डाले रहते हैं। आप रोजगार लेना पसंद करिए, और रोजगार मांगिए नहीं, रेपो रेट वहां बंद करवा दीजिए, रोजगार आप सबको मिल जाएगा। एक भी बेरोजगार पकड़ा जाए तो सारी गारंटी हमारी, सारी जिम्मेदारी हमारी। हमसे पूछना, आज आप रेपो रेट खत्म करवाइए, सबका खाता खुलवाइए बैंक में, आरबीआई में, सीधे आरबीआई में, और इन बैंकों से खाता हटाइए, इसकी जरूरत नहीं आपको, कमर्शियल बैंकों की जरूरत नहीं आपको। एक वहां खाता खोल लीजिए और वहां से अपनी कोई भी ठोस संपत्ति का लिक्विडिटी ले लिया करिए और अपना बिजनेस कीजिए। नहीं भी है कोई ठोस संपत्ति तो वैसे ही ले लीजिए, और जो जमीन खरीदेंगे उसी का पेपर लगा दीजिए, जो दुकान बनाएंगे उसी का पेपर लगा दीजिए, सबको मिल जाएगा, चिंता ना करें। और सब अपना रोजगार करो, और चिंता मत करो कि कोई धूर्त मनुष्य आपको कह सकता है इससे तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मुद्रास्फीति तो उससे बढ़ी हुई है जो रेपो रेट लगाए हुए हो। ये कहते हैं महंगाई घटा देंगे रेपो रेट लगा के। तो अब हम चुनौती देते हैं सभी अर्थशास्त्रियों को कि महंगाई घटा के दिखा दें पाकिस्तान की रेपो रेट बढ़ा के। अगर रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई घटती है तो श्रीलंका और पाकिस्तान बहुत अच्छे इस समय 2 उदाहरण हैं जहां आप महंगाई घटवा दीजिए, और अब कुछ भी कर दीजिए, 100% लगा दीजिए रेपो रेट। अब जब घटती है महंगाई तो लॉटरी आपके हाथ में लगाइए। अब कहां गए अर्थशास्त्री, कहां छिप गए वो चालाक लोग? आप वो क्यों नहीं लगा रहे? अगर इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा रहे हो और यही दिन भर कर रहे हो पूरी दुनिया में कि इस महंगाई की दर घटा रहे हो तुम, जब महंगाई घट जाती है, ये तुम्हारा कंसेप्ट है, रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई घटती है, उनका कहना है। हम शुरू से बोल रहे हैं कि महंगाई इससे बढ़ती है, बेईमान है, आपसे झूठ बोल रहे हैं, और रेपो रेट बढ़ाने की वजह से ही ये सब देश कंगाल हुए। आप इसको समाप्त करिए, सबका खाता आरबीआई में खोलिए और डायरेक्ट वहां से लोन नहीं, लिक्विडिटी दीजिए। लोन में ब्याज आप ठोकते हैं, लिक्विडिटी तो उसकी अपनी होती है, उसी का बर्फ का गोला है, आप उसी को द्रवीकरण कर दिया, आपने तरलीकरण कर दिया, लिक्विफाई कर दिया, तो लिक्विफाई हो गई। अब जिसकी बर्फ उसी का पानी, ब्याज दूसरा कोई क्यों मांग रहा है उससे? ये तो जबरदस्ती आपके अपने मकान में कोई आए और कहे आप मकान का किराया दीजिए, तो आप उससे कैसे तैयार होंगे देने के लिए? आप कहेंगे पागल हो क्या, मकान के मालिक हम हैं, किराया तुम मांग रहे हो। तो वैसे ही ये अपनी जमीन लिक्विफाई किया और दूसरा आया बोले हमको ब्याज दीजिए, अरे तो लो गोला हमारा,
पानी हमारा। अब ब्याज तुम हम मांग सकते हैं, लेकिन उल्टी गंगा बह रही पूरी दुनिया में, और सारी प्रजा शिक्षित ना होने के कारण इसे सहन कर रही। हम कह रहे हैं जिस दिन पब्लिक पढ़ लिख जाएगी उसी दिन इन सब बातों का अंत जाएगा। शिक्षा ना हो, और इसीलिए वो लोग शिक्षा को रोके रहते हैं। एजुकेशन टू ऑल कोई नेता नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो कहेगा अच्छी शिक्षा चाहिए, गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता कि सबको शिक्षा देंगे, समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। ये सभी बोलते हैं, साइलेंट रहते हैं, सभी पार्टियां साइलेंट, सारे नेता साइलेंट। तो ये समझिएगा, इसीलिए शिक्षा रोके रहते हैं ताकि आप ना समझ बने रहें। अब उनका खेल ये धूर्तता का, ठगी का लगातार चलता रहे और आप बर्बाद रहे इसी तरह। और वो ऐसो आराम के साथ वो लोग हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक बने बैठे रहते हैं। अब दे डू नथिंग। बेनिफिट्स हैवी, क्या चाहिए? आप कमाते रहिए, वो खाते रहेंगे। अनादिकाल से आप कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं। 95% आदमी कमा रहे हैं और 5% आदमी उनकी पूरी कमाई अपने पास, 99% तक अपने पास रख लेते हैं और आपको एक एक रोटी के लिए तबाह कर देते हैं, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, जो वहां पर है। तो ये समझ लें, ये सारी योजनाएं उनकी बहुत फर्जी हैं और पूरी तरह से काल्पनिक हैं और एक षड्यंत्र के तहत कल्पित है। सोच समझ करके पूरी प्रजा को गुलाम बनाना, उसे उसका खून पीना, उसका शोषण करना, उसके श्रम को पूरी तरह से अपने खाते में ट्रांसफर कर लेना, इसकी योजना के तहत वो सब चल रहा है। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। तो आज का समय हो गया है शायद, तो अब ये कार्यक्रम आधे घंटे का ही चला करेगा, जैसा कि संदेश जी ने अभी बताया। तो आज उनकी उपस्थिति के लिए सभी को धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। आपको जितना सुनते जाते हैं उतना ही हमें ये आभास होता जाता है कि वास्तव में ज्ञान ही अपने आप में क्रांति है, समझ ही अपने आप में क्रांति है। आप सभी से ये आग्रह है कि इस FB लाइव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, विभिन्न मित्रों तक पहुंचाएं। आप लोग इसको सुनने के बाद में चिंतन भी किया करें, आपस में डिस्कस भी किया करें। और क्योंकि विभिन्न प्रश्न गुरु जी के सामने आते हैं, तो यदि आप सभी व्यूअर्स को कोई प्रश्न उनके मन में भी आता है तो इसमें चलने वाले कमेंट्स में वो अपने प्रश्न डाल सकते हैं। धर्म संस्थापक संघ की पूरी टीम पूरा प्रयास करेगी कि उन सभी पे निगरानी रखे और उनमें जो भी अच्छे प्रश्न हुआ करेंगे उन्हें हम गुरु जी के सामने रखा करेंगे। और आप सभी से पुनः आग्रह है कि इस धर्म संस्थापक संघ की ओर चलने वाली इस ज्ञान क्रांति में, ज्ञान यज्ञ में आप सभी सहभागी बने। और इसी के साथ श्री गुरुदेव की अनुमति लेते हुए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।